बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा हम पढ़ रहे थे MIAC और प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था बेटा इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू मोशनल EMF। और उसके बाद हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देखे। पहले हमने देखी करंट कैसे चलती है, क्या चलती है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस बताए थे। आज मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स कराऊंगा, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है और ये सारी कनेक्टेड प्रॉब्लम्स होंगी और इन प्रॉब्लम से आपके कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज कराऊंगा जो हमारा प्रीवियस टॉपिक था। उसमें मैंने आपको कहा था कि अगर हमारे पास एक यू शेप्ड कंडक्टर होगा, इस यू शेप्ड कंडक्टर के ऊपर अगर मैंने यहाँ पे एक स्लाइडिंग वायर रखी हुई है जिसको मैं चलाता हूँ विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है। और ये सारा सेटअप जो है ये एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा गया है बेटा। तो यहाँ पे होता ये है कि यहाँ पे एक बैकवर्ड फोर्स, एक रिटार्डिंग फोर्स इस वायर के ऊपर पड़ता है जो कि बेटा इस डायरेक्शन में होता है। और अगर आप चलाना चाहते, क्योंकि जब तक आप इस वायर को चलाएंगे तब तक ही करंट यहां पे चलेगी बेटा, ठीक है। यहां पे मैंने रेजिस्टेंस रखा हुआ था। तो अगर आप इसको चलाना चाहते हैं आपको बेटा इस फोर्स को ओवरकम करना बहुत जरूरी है। और इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए आपको यहां पे काम करना होगा, मैकेनिकल काम करना होगा। मैकेनिकल काम जिस रेट पे हम करें जिसको हम पावर बोलेंगे, तो जो पावर आप यहां पे सप्लाई करोगे उसी पावर के सप्लाई करने की वजह से आपको यहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो आपको मिल जाती है, ठीक है। अगर आप काम कर पाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी, काम नहीं करेंगे आप बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी नहीं मिलेगी। एक और बात, अगर हम इस वायर को यहां की तरफ घुमाते हैं तो करंट की एक डायरेक्शन आती है, तो ये यहां पे जो बल्ब है वो बेटा ग्लो करेगा, ठीक है। लेकिन इसके खिलाफ काम करना पड़ेगा। और उसके बाद अगर मैंने इस वायर को बेटा लेफ्ट साइड लेने की कोशिश की, लेफ्ट साइड लेने के टाइम पे सब कुछ उल्टा हो जाएगा, करंट फिर से चलेगी लेकिन डायरेक्शन उसकी बेटा ऑपोजिट हो जाएगी। और लेकिन तब भी आपको बेटा इसके खिलाफ काम करना होगा। उस टाइम पे जो अपोजिंग फोर्स होगा वो राइट साइड होगा, जबकि आप इसको बेटा लेफ्ट की तरफ चलाना चाहते हैं। गर्ज आप इसको लेफ्ट चलाइए, आप इसको राइट चलाइए, आपको बेटा यहां पे फोर्स के खिलाफ काम करना होगा, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में दिखाया था। आज मैं इसी टॉपिक को आगे कनेक्ट करूंगा। आज मैं आपको और भी कुछ प्रॉब्लम्स यहां पे दिखाऊंगा जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब जब मैंने प्रीवियस टॉपिक मैंने आपको बताया था कि यहां पे आपको पावर यहां पे सप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने आपको कुछ इक्वेशंस बताई थी, जैसे कि ये फोर्स जो है दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। ये फोर्स जो है ये इसके ऊपर पड़ता है। और अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो आपको जो काम करने का रेट यानी जो पावर आपको सप्लाई करना पड़ेगा, दैट पावर इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, याद होगा आपको। एंड दैट विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। और ये हमारा पावर था। और फिर मैंने आपको लास्ट में एक छोटा सा कैलकुलेशन दिखाया था कि जो आप यहां पे पावर एग्जर्ट कर रहे हैं, ठीक है, आपको यहां पे इलेक्ट्रिकल पावर भी जनरेट हो रहा है। और जितना इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट हो रहा है वो बराबर उतना ही है जितना कि आप यहां पे मैकेनिकल पावर सप्लाई कर रहे हैं, जिससे हमने देखा कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से है। और जो पावर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के हिसाब से निकालते हैं दो तरीके हैं। एक तरीका है आप आई स्क्वायर आर निकालेंगे, दूसरा तरीका यह भी है कि आप बेटा ई स्क्वायर बाय आर निकालेंगे। अगर यहां पे इंड्यूस्ड करंट का वैल्यू डालेंगे आपको बराबर यही आंसर निकलेगा। अगर आप बेटा इंड्यूस्ड EMF का वैल्यू डालेंगे तब भी आपको यही आंसर मिलेगा बेटा, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में दिखाया था, लेकिन आज मैं आपको यहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम जो है वो आगे ले जाते हैं। आज मैं सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम दिखाना चाहता हूं वो प्रॉब्लम जो है वो ये है। चलो मैं पहले प्रॉब्लम को पढ़ लेता हूं आपके सामने, उसके बाद मैं इसको डिस्कस भी कर लूंगा बेटा। ए बार ऑफ मास m एंड लेंथ l मूव्स ऑन टू फ्रिक्शनलेस parallel rails in presence of a uniform magnetic field directed into the page. The bar is given an initial velocity v0 to the right and released. Find the velocity of the bar as a function of time. मैं आपको बेटा समझाता हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है। मेरे पास बराबर ऐसा ही अरेंजमेंट है जैसा मैंने आपको यहां पे अभी दिखाया हुआ था, ऐसा अरेंजमेंट है। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसको यहां की तरफ जब खींचता हूं नॉर्मल केसेस में मैं कंटिन्यूअसली मैकेनिकल पावर सप्लाई करता हूं, तब जाके कंटिन्यूअसली आपको यहां पे करंट मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको कंटिन्यूअसली धक्का नहीं दे पाया, कंटिन्यूअसली इसके ऊपर पावर एक्सर्ट नहीं कर पाया, अगर मैं जस्ट इसको एक धक्का दूंगा तो धक्का देने पे ये वायर जो है डेफिनेटली ये यहां की तरफ तो चलेगी,
लेकिन क्योंकि इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स है तो कुछ ही टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बेटा कम कम होती जाएगी और कुछ टाइम के बाद ये यहां पर रुक जाएगा। अगर आप कंटिन्यूअसली फोर्स दे पाए, अगर आप कंटिन्यूअसली बेटा काम कर पाए, उस टाइम पे ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसको कंटिन्यूअसली नहीं चलाया, खाली धक्का दे दिया यहां की ओर, ठीक है, तो उस टाइम पे ये आगे तो चलेगा लेकिन इसकी वेलोसिटी कम और कम और कम और कम और एक टाइम पे ये रुक जाएगा, ठीक। हमें क्वेश्चन ये बोलता है, प्रॉब्लम ये बोलता है कि एक वायर को हम वेलोसिटी देते हैं v0 और उसके बाद छोड़ देते हैं। आपको बताना है कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ कैसे वेरी करेगी। ऑब्वियसली टाइम के साथ डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि पीछे एक रिटार्डिंग फोर्स है, लेकिन किस तरीके से डिक्रीज हो जाएगी वो कैलकुलेशन मैं आपको बेटा यहां पे करके दूंगा। तो हम बेटा इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। यहां पे ये बोलता है कि आपके पास यू शेप्ड कंडक्टर है और इस यू शेप्ड कंडक्टर के ऊपर हमने यहां पे एक वायर रखी है, ठीक है, और इस वायर को हम एक इनिशियल वेलोसिटी देंगे दैट इज v0 और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड डेफिनेटली अंदर की तरफ, तब जाके ही तो ये प्रॉब्लम बनेगी। तो यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ डायरेक्टेड है और यहां पे जैसे ही मैंने इसको v0 वेलोसिटी दी, उसकी वजह से ये वायर जब यहां पे चलेगी तो यहां पे बराबर करंट जो भी है, ये बेटा यहां पे रेजिस्टेंस है, तो यहां पे सब कुछ होगा नॉर्मली जैसे मैंने आपको बेटा समझाया था, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं कंटिन्यूअसली धक्का नहीं दे रहा हूं इसको। एक बार धक्का दिया, इसकी वेलोसिटी v0 बनी, बस उसके बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। हमें यही देखना है कि कैसे डिक्रीज होती जाएगी, किस तरीके से, क्या एक्सप्रेशन लगेगा बेटा, ठीक है। तो इसमें हम एक काम करते हैं, आपको पता है जब ये वायर यहां की तरफ जाएगी इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स आएगा और वो रिटार्डिंग फोर्स जो होगा वो बेटा ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड दैट रिटार्डिंग फोर्स मैं यहां पर लिख सकता हूं। ये रिटार्डिंग फोर्स जो होगा बेटा कैन बी रिटन एज F इज इक्वल टू बेटा B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये बहुत आसान है, ये फोर्स है। लेकिन क्योंकि इस सिचुएशन में ये यहां पे एक रिटार्डिंग फोर्स का काम करेगा तो मैं यहां पे माइनस लिखूंगा क्योंकि ये फोर्स रिटार्ड कर रहा है। याद रहे इस कंडक्टर की मोशन जो है वो राइट साइड की तरफ है लेकिन इसके ऊपर जो रिटार्डिंग फोर्स है बेटा पीछे की तरफ है। सो F इज इक्वल टू माइनस B स्क्वायर L स्क्वायर V डिवाइडेड बाय R, ठीक है। मैंने यहां पे इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी। अब इसी इक्वेशन ऑफ मोशन को सॉल्व करके हम वेलोसिटी की एक्सप्रेशन निकालेंगे। तो वेलोसिटी की एक्सप्रेशन हम कैसे निकालेंगे बेटा, एक अच्छी सी एक्सरसाइज है इसीलिए आपको करा रहा हूं, वरना आपको डायरेक्टली भी बोल सकता था ऐसा है। बट यहां पे जब भी आपके पास फोर्स इस तरीके से होगा, आई राइट बेटा m इंटू ए इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। सो विच इंप्लाइज बेटा m एक्सेलरेशन के बदले बेटा dv बाई dt इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। ये जब मैंने यहां पे किया बेटा सिंपल है, काइनेमैटिक्स में आपने डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का इस्तेमाल सीखा होगा, ये बराबर वैसा है। आपको फोर्स दिया था एज अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, ध्यान से देखना, फोर्स दिया था फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। जब भी फोर्स फंक्शन ऑफ वेलोसिटी पे दिया होता है तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है, जाहिर सी बात है वेलोसिटी यहां पे चेंज होगी, तो वेलोसिटी कैसे निकाली जाती है वो यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं। मैंने फोर्स के बदले यहां पे बेटा ma लिखा, बाकी सब अपनी जगह पे, नाउ इट इज दिस। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, नाम सुना होगा आपने बेटा, हम यहां पे वेरिएबल सेपरेबल मेथड इस्तेमाल करके वेरिएबल्स को अलग अलग करेंगे। याद रहे हमारे पास दो ही वेरिएबल है, एक वेलोसिटी एक टाइम है, ठीक है। इस टाइम पे ये दोनों जो है एक ही साइड पे है, वेलोसिटी और टाइम दोनों है। मैं एक काम करूंगा, मैं वेलोसिटी को एक साइड पे रखूंगा, टाइम को एक साइड पे रखूंगा। बाकी अगर आप बोलेंगे सर बाकी क्या होगा, अरे भाई बाकी तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, आर कांस्टेंट। कांस्टेंट को आप राइट साइड पे रखिए, लेफ्ट साइड पे रखिए। जब आप इंटीग्रेशन करेंगे ना, इसको बाहर ही निकलना है, डिफरेंशिएशन करेंगे कांस्टेंट तब भी बाहर आते हैं, तो कांस्टेंट्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ वेरिएबल्स अलग अलग होने चाहिए। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा बेटा, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा dv, ठीक है, ये dv और ये वाला v, इसको मैं लेफ्ट साइड लूंगा, बस v एक साइड आ गया सारा, और बाकी जो है दैट इज बेटा माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे बेटा dt चढ़ेगा, ये dt यहां का है, डिवाइडेड बाय यहां पे बेटा m नीचे आएगा और यहां पे r आएगा। तो मैंने यहां पे वेरिएबल्स को सेपरेट किया, ये कांस्टेंट चीज है, ये इस साइड पे वेलोसिटी आ गया, इस साइड पे बेटा टाइम आ गया, बहुत आसान है। बस जब आपके पास इक्वेशन आ गई इन्वॉल्विंग dt, अगर आप प्रॉपर इक्वेशन चाहते हैं वी नीड टू इंटीग्रेट, dt का कॉन्सेप्ट खत्म करने के लिए हमें इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी होगा। तो यहां पे आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन करेंगे बेटा, इंटीग्रेट बोथ साइड्स,
इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन करने में इंटीग्रेशन ऑफ dv डिवाइडेड बाई v इज इक्वल बेटा इंटीग्रेशन ऑफ माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर एंड बेटा dt। दिस इज हाउ वी हैव द इंटीग्रेशन। लेकिन बेटा एक बात ध्यान से देखो, जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा ना, मेरे एक साइड पे बेटा लेफ्ट साइड पे मेरा वेलोसिटी है, ठीक है, तो मुझे बेटा वेलोसिटी को इंटीग्रेट करना है। आप सबको पता है इनिशियल वेलोसिटी इस कंडक्टिंग रॉड का कितना था बेटा, v0। इनिशियल वेलोसिटी शाबाश v0। फाइनल वेलोसिटी कैन बी एनी वेलोसिटी v, वो हमें निकालना है, बट इनिशियल वेलोसिटी इज v0। दैट मींस एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज v0। तो मैं यहां पे यही लिमिट्स लिखूंगा। मैं इसको जब इंटीग्रेट करना चाहता हूं, मैं बेटा जब इसको इंटीग्रेट करूंगा, तो इंटीग्रेट करने पे इंटीग्रेशन जो हमें करनी है बेटा v की, दैट इज फ्रॉम v0, इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी बेटा सॉरी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, फाइनल वेलोसिटी v है। इनिशियल मींस एट टाइम t इक्वल टू 0, यहां से टाइम यहां पे वेरिएबल है, एट टाइम t इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज v0 एंड लेटर ऑन द वेलोसिटी बिकम्स बेटा v। तो जब मैंने ये दे दिया, एक स्टेप में इंटीग्रेशन खत्म। इसका मतलब ये है कि यहां पे आ गया log ऑफ v टू द बेस e, और यहां पे आएगा बेटा v0, यहां पे आएगा बेटा v ऑन द राइट हैंड साइड माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर एम आर, कांस्टेंट है बाहर निकलेगा। इंटीग्रेशन ऑफ dt इज t, लिमिट्स आएंगे 0 टू t बेटा। कल भी मैंने आपको दिखाया था प्रीवियस लेक्चर में, जब भी लॉग आएगा अपर लोअर लिमिट के साथ, ठीक है, हम डायरेक्ट लिखेंगे log ऑफ v डिवाइडेड बाई v0 टू द बेस e ऑन द राइट हैंड साइड। पहले अपर लिमिट आएगा log v माइनस log v0 log m माइनस log n, दैट इज log m बाई n। सो मैंने डायरेक्टली लिख दिया v डिवाइड बाई v0 ऑन द राइट हैंड साइड माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर t माइनस 0 तो हो गया t डिवाइडेड बेटा एम आर, ठीक है। सो यहां पे log आएगा। अगर बेटा आपको log खत्म करना है, अगर हम log को बेटा राइट हैंड साइड पे लेते हैं, log को अगर राइट हैंड साइड पे लेते हैं, वो बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाता है। अगर नहीं पता तो बेटा सीखिए, मैं कुछ खास नहीं करूंगा। विच इंप्लाइज ये log है ना, यहां पे मैं खाली लिखूंगा log के अंदर क्या है, इट इज v डिवाइडेड बाई v0 ऑन द राइट हैंड साइड। इट विल नाउ बिकम, अगर आपने log को यहां पे ले लिया, इट विल नाउ बिकम e रेज़ टू पावर, जो भी लिखा है वो e के ऊपर चढ़ेगा। अगर आप e को यहां पे वापस लाना चाहते तो log लिखना पड़ेगा, log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू दिस, देन समथिंग इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर दैट थिंग, ठीक है। बहुत आसान है। और उसी हिसाब से v वेलोसिटी ऑफ द कंडक्टिंग रॉड एट एनी टाइम इज इक्वल टू v0, ठीक है। मैं थोड़ा इसको नीचे लिखूंगा, which implies बेटा v is equal to v0 e raised to power minus b square l square t divided by mr. This is the expression for the velocity जो कि ये कंडक्टिंग रॉड दिखाएगा। अगर आप इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखेंगे, यहां पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, उसके बाद बेटा e रेज़ टू पावर, e एक नंबर होता है जिसको हम यूलर्स नंबर बोलते हैं, इसका वैल्यू 2.7 होता है बेटा, ठीक है। तो यहां पे एक नंबर है, इसके ऊपर ये है। यहां पे आप देखिए बेटा ध्यान से, यहां पे माइनस टर्म है बी एल एम आर, ये सब कांस्टेंट है। द ओनली वेरिएबल पार्ट इन दिस इक्वेशन इज बेटा टाइम t। तो जैसे जैसे टाइम चेंज होता जाएगा, वेलोसिटी भी बेटा चेंज होती जाएगी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। एट टाइम t इक्वल टू 0, अगर मैं टाइम t इक्वल टू 0 लेता हूं, ये सारी एक्सप्रेशन 0 बन जाएगी। एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, तो इस सब का आंसर बेटा 1 बनेगा। दैट मीन्स वेलोसिटी विल बी इक्वल टू v0। क्लियर? बट उसके बाद जब टाइम इंक्रीज हो जाएगा, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, तो यहां पे जितनी भी एक्सप्रेशन इसका वैल्यू आएगा, ठीक है, से फॉर एग्जांपल पहले 2 आएगा, फिर 3 बनेगा, क्योंकि t इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सामने माइनस है। सो व्हाट यू आर गेटिंग बेसिकली इज -1, -2, -3, -4। दैट मीन्स e का पावर जो है वो नेगेटिव इंक्रीज हो रहा है, -2, -3, -4। जब पावर नेगेटिव में बेटा इंक्रीज होता है ना, ओवरऑल टर्म डिक्रीज हो जाती है। दैट मीन्स वेलोसिटी विल डिक्रीज विद टाइम। तो टाइम के साथ वेलोसिटी यहां पे डिक्रीज होती है। सो माय कंक्लूजन इज दैट द वेलोसिटी डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली। अब अगर आपको ये देखना है कि कितनी डिक्रीज होती है, उसके लिए बेटा आपको ये एक्सप्रेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी बेटा।
इसमें बहुत क्विक न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, नीट में, नीट लेवल के जो न्यूमेरिकल है, ठीक है, क्विक न्यूमेरिकल आता है। बताइए, हमने ऐसा ही अरेंजमेंट लिया, कंडक्टिंग रॉड लिया, धक्का दे दिया विद सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, बताइए कितने सेकंड के बाद या कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी हाफ हो जाएगी? भाई हाफ तो होगी ना, क्योंकि कम कम हो रही है, कम कम का मतलब है हाफ हो जाएगी, 1/4 भी हो सकती है, 1/6 हो सकती है। तो सवाल ऐसा बनाया जाता है, बताइए कितने टाइम के बाद वेलोसिटी जो है वो 1/2 ओरिजिनल वेलोसिटी यानी हाफ ओरिजिनल वेलोसिटी बने, यानी v0 का हाफ हो जाएगा, कितने टाइम के बाद v0/3 बन जाएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। मैं यहां पे आपके लिए खुद ही वो क्वेश्चन बनाता हूं बेटा। एक्सप्रेशन ये है जो हम इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन ऐसा होगा, मैं ऐसे ही देखा है बेटा, ऐसा क्वेश्चन, ऐसे ही बेटा क्वेश्चन आता है, फाइंड, ये इसी के साथ कनेक्टेड है, फाइंड टाइम इन विच वेलोसिटी बिकम्स हाफ। ऑब्वियसली कंडक्टिंग रॉड की वेलोसिटी बोल रहा हूं मैं, वेलोसिटी बिकम्स हाफ, तो कितने टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी बेटा हाफ हो जाएगी? बहुत आसान है, डायरेक्टली एक्सप्रेशन इस्तेमाल करेंगे। आपको दिया हुआ है दैट द वेलोसिटी ऑफ द रॉड हैज बिकम हाफ ऑफ द ओरिजिनल वेलोसिटी। आई विल बी यूजिंग इट इन दिस एक्सप्रेशन। इसका मतलब यह है कि v के बदले मुझे लिखना पड़ेगा v0 डिवाइडेड बाई 2, राइट हैंड साइड से आपको लिखना पड़ेगा राइट हैंड साइड से आपको लिखना पड़ेगा v0, उसके बाद आएगा e रेज़ टू पावर माइनस b स्क्वायर l स्क्वायर t डिवाइडेड बाय r एंड m, वी आर यूजिंग कैपिटल R, ठीक है। तो जब ये आएगा यहां पे हमें इसको अब सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। सॉल्व करना बहुत आसान है, यहां पे बेटा v0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब ये है दैट 1/2 will be equal to e raised to power minus b square l square t divided by mr, ठीक है। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लूंगा बेटा, टेकिंग रेसिप्रोकल, लेफ्ट हैंड साइड बेटा 2 बनेगा, ये ऊपर चढ़ेगा, राइट हैंड साइड जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि e रेज़ टू पावर नेगेटिव, जब उसका रेसिप्रोकल करेंगे ना वो बेटा पॉजिटिव हो जाएगा। बहुत आसान है, जैसे फॉर एग्जांपल 3 रेज़ टू पावर -1 है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे, मैं कह रहा हूं इसका रेसिप्रोकल आएगा 3 रेज़ पावर +1। कैसे? असल में 3 रेज़ पावर -1 जो इट इज 1/3, रेसिप्रोकल विल बी इक्वल टू 3। सो दैट मींस यहां पे आएगा e रेज़ टू पावर b स्क्वायर l स्क्वायर t डिवाइडेड बाय शाबाश mr। और मैंने अभी आपको लॉग का पढ़ाया था बेटा, तो यहां पे अगर हम लॉग इस्तेमाल करेंगे, इट इज बेटा log of 2 to the base e, on the right hand side it is b square l square t divided by mr। जब मैंने e वापस लिया तो log आ गया, हमें टाइम निकालना था, तो टाइम की एक्सप्रेशन जो आएगी t, दैट इज इक्वल टू बेटा mr log of 2 to the base e divided by b square l square। बेटा दिस इज द टाइम ड्यूरिंग विच द वेलोसिटी बिकम्स हाफ ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। अगर आपने 10 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी दी है तो यहां पे आप वैल्यू डालेंगे m का, r का, log 2 b स्क्वायर l, ठीक है। आफ्टर दिस टाइम द वेलोसिटी विल बिकम हाफ ऑफ दिस ओरिजिनल वेलोसिटी बेटा, ठीक है। लाइक दिस न्यूमेरिकल्स आते हैं, जैसे ये मैंने यहां पे क्वेश्चन दिखाया आपको, फाइंड टाइम इन विच वेलोसिटी बिकम्स हाफ, ठीक है। ऐसा ही एक और सवाल है, फाइंड टाइम इन विच वेलोसिटी बिकम्स v0/e। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टाइम, जब वेलोसिटी ओरिजिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय e यानी 1/e, e का वैल्यू होता है बेटा 2.7, सो व्हेन वेलोसिटी बिकम्स v0/2.7, ठीक है। तो यहां पे हमें देखना है v इज इक्वल टू v0/e कब बनेगा, ये क्वेश्चन है, व्हेन, ठीक। तो इसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आई विल बी यूजिंग द डायरेक्ट इक्वेशन। तो यहां पे खाली हमें 2 दिया था, तो 2 हमें यहां पे लेना पड़ा, 2 लेना पड़ा, ठीक है। लेकिन हमें e दिया होता तो मैं e ले लेता, एंड इन द लास्ट एक्सप्रेशन द टाइम विल बी इक्वल टू m एंड देन r एंड देन log of e टू द बेस e, नॉट 2, वहां पे तो 2 था,
डिवाइड बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर। लेकिन बेटा याद रहे log of a number to the same base या log of e to the base e, that is 1, so you don't need to take care of it. That means it is equal to mr divided by b square l square. In this time the velocity becomes 1 by e of initial velocity, 1 by e of initial velocity, 1 by 2 of initial velocity अगर देखना है, ऐसे ही 1 by 3 आएगा, कुछ भी आएगा. So you have to do the question like this बेटा. But keep in mind, मैंने यहां पे जो फॉर्मूला इस्तेमाल की, ये फॉर्मूला मैंने ये इस्तेमाल की जो मैंने पहले आपको दिखाया कि किस तरीके से वेलोसिटी जो है चेंज हो जाती है. दिस इज द एक्सप्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बेटा. हमने कंटिन्यूअसली काम नहीं किया, कंटिन्यूअसली बेटा मैंने काम नहीं किया, मैंने आधे रास्ते पे नॉट आधे रास्ते पे, मैंने जरा सा धक्का देकर इसको छोड़ दिया एंड दिस हैपेंड, वेलोसिटी डिक्रीज्ड, पीछे की तरफ जो फोर्स है वो पड़ा यहां पे. ठीक है, सो दिस इज द केस जब आप यहां पे कंटिन्यूअसली फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. अब मैं एक और केस आपको दिखाऊंगा. से फॉर एग्जांपल हम इस रॉड को एक कांस्टेंट फोर्स से खींचेंगे. कांस्टेंट फोर्स, मैंने कहा मैं जो आपको प्रॉब्लम्स दिखाऊंगा सारी प्रॉब्लम्स कनेक्टेड है. कांस्टेंट फोर्स के लिए मैं यहां पे वेट का इस्तेमाल कर सकता हूं, वेट ऑफ द रॉड. उसके लिए पूरे सिस्टम को उल्टा करना होगा, रॉड अपने वेट के हिसाब से नीचे गिर सकती है. ऐसी प्रॉब्लम्स पूछी जा चुकी है एग्जाम्स के अंदर. ठीक है, तो हम भी यहां पे देखेंगे. है तो बहुत आसान. मैं आपको कुछ एक्सटेंशंस दिखाऊंगा जो आपको और भी एडवांस्ड एग्जाम्स के लिए बेटा इस्तेमाल करनी पड़ सकती है. तो देखिए बेटा क्या है क्वेश्चन है. A wire CD of length L and mass m is sliding without friction on a conducting rail AX AY as shown. The vertical rails are connected to each other with resistance R between A and B. A uniform magnetic field applied. मैं आपको बेटा समझाता हूं ये क्या है. इस पे डायग्राम नहीं है, डायग्राम मैं आपको बना के देता हूं. देखिए बेटा क्वेश्चन क्या है. हमारे पास एक अरेंजमेंट है, यू शेप्ड कंडक्टर जिसकी रेजिस्टेंस बेटा आर है. इसके ऊपर यहां पे एक और कंडक्टिंग रॉड रखी गई है जो कि स्लाइड कर सकती है विदाउट फ्रिक्शन. और यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड रखा गया है जो कि बोर्ड के अंदर जा रहा है. ठीक है बेटा, एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो डेफिनेटली यहां पे प्रोसेस तो होगा. नाउ यहां पे जो एक कंडक्टिंग रॉड है बेटा, इसके ऊपर एक फोर्स आएगा, दैट इज mg, खुद ब खुद फोर्स आएगा mg, जो इसको नीचे लाने की कोशिश करेगा. कोशिश क्या करेगा? नीचे लाएगा, क्योंकि यहां पे फ्रिक्शन लेस है. तो ये रॉड बेटा नीचे की तरफ आएगी. दैट मींस देयर विल बी अ वेलोसिटी, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स है. सो वेलोसिटी विल इंक्रीज, बट मोशन नीचे की तरफ है. ठीक है, जब बेटा मोशन नीचे की तरफ होगी तो यहां पे मैंने आपको बताया था चार्जेस जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, एक साइड पॉजिटिव एक साइड यानी हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल. दिखाने का तरीका था क्यू वी क्रॉस बी. ठीक है, तो वेलोसिटी नीचे की तरफ है, यहां की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है. सो वी क्रॉस बी किसी भी टाइम पे, वी क्रॉस बी यहां के हिसाब से बेटा ये हाई पोटेंशियल में आएगा, ये बेटा लो पोटेंशियल पे आएगा. यहां पे करंट चलेगी और ये करंट यहां से होके यहां से वापस आएगी. दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी दिस होल सिस्टम. ठीक है, और अगर आप बेटा ध्यान से देखोगे, इस करंट के चलने की वजह से इसके ऊपर एक फोर्स पड़ेगा. ठीक है, ये फोर्स जो होगा डेफिनेटली किस डायरेक्शन में होगा बेटा? ऑपोजिंग डायरेक्शन में होगा. तो ऑपोजिंग डायरेक्शन में देखने के लिए अगर हम करेंगे IL क्रॉस बी, तो बेटा ये IL है, यहां पे करंट इस डायरेक्शन में जाएगा. सो IL क्रॉस बी, तो IL क्रॉस बी, तो यहां पे जो रिटार्डिंग फोर्स होगा बेटा ऊपर की तरफ होगा. तो रिटार्डिंग फोर्स बेटा अगर ऊपर की तरफ है, मैं यहां पे दिखाऊंगा, डेफिनेटली रिटार्डिंग फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए, क्योंकि यहां पे जो वेट की वजह से ये रॉड नीचे गिर रही थी, जिसकी वजह से जो करंट आ रही थी, लेंग्स लॉ के मुताबिक यहां पे ये इस तरीके से एक्ट करेगा कि यहां पे जो फोर्स है ये ऊपर की तरफ आना चाहिए. यानी इस रॉड के नीचे गिरने को एक ऑपोजिंग फैक्टर मिलना चाहिए, जिससे बेटा ये ऊपर की तरफ यहां पे इसके ऊपर फोर्स आएगा बेटा.
तो अगर आपको ये समझ आ गया, वैसे आपने ये पढ़ा है ऑलरेडी, तो यहां पे एक ऑपोजिंग फोर्स बेटा ऊपर की तरफ आएगा। अब जो ये ऑपोजिंग फोर्स ऊपर की तरफ आएगा, इसकी एक्सप्रेशन पे अगर हम नजर देंगे, ये फोर्स जो होता है इट इज इक्वल बेटा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर। दिस इज द ऑपोजिंग फोर्स जो इसके ऊपर पड़ेगा। नाउ इस एक्सप्रेशन में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड है जो कि कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ वायर कांस्टेंट है, और रेजिस्टेंस जो है वो भी कांस्टेंट है। अब यहां पे बचा आपके पास वेलोसिटी, लेकिन वेलोसिटी इस रॉड की बेटा कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि यहां पे वेट एक्ट कर रहा है, और वेट की वजह से एक नेट फोर्स नीचे की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से नेट फोर्स नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से जो वेलोसिटी है इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। दैट मींस यहां पे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब यह है कि इसके ऊपर जो ऑपोजिंग फोर्स है दैट विल गो ऑन इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग। तो होगा क्या, जैसे ही मैंने इसको छोड़ दिया इनिशियली, ये यहां पे जैसे मैंने इसको छोड़ दिया, इसकी वेलोसिटी नहीं थी, तो ना होने के टाइम पे कोई ऑपोजिंग फोर्स नहीं था, ऊपर की तरफ फोर्स नहीं था। लेकिन जैसे मैं इसको छोड़ दूंगा, इसका जो वेट है वो इसको बेटा नीचे की तरफ लाएगा। जब इसको नीचे की तरफ लाएगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगेगी। जब इसकी वेलोसिटी बेटा बढ़ने लगेगी, दैट मींस ऑपोजिंग फोर्स जो है, ऐसा कह सकते हैं, ये ऑपोजिंग फोर्स यहां पे पैदा हो जाएगा। ये यहां पे अपनी शक्ल ले लेगा, क्योंकि वेलोसिटी अब आ रही है। अब जब यहां पे वेलोसिटी आ गई, तो ये ऑपोजिंग फोर्स का वैल्यू जो है ये आने लगा, ठीक है। लेकिन अभी भी नेट फोर्स बेटा नीचे की तरफ है, क्योंकि वेट अभी भी डोमिनेंट है। अभी ये एफ जो है ये इतना बड़ा नहीं है, तो उस वजह से क्या हो जाएगा, ये वेट की वजह से वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। नेट फोर्स नीचे की तरफ है, वेलोसिटी और बढ़ जाएगी। लेकिन बेटा जब वेलोसिटी और बढ़ेगी ना, ऑपोजिंग फोर्स भी और बढ़ रहा है। दैट मींस ऑपोजिंग फोर्स जो है ये अपना वैल्यू बेटा इंक्रीज कर रहा है। याद रहे बेटा, इसका वेट जो होगा वो कांस्टेंट है। लेट अस सपोज इसका वेट, मैं आपको न्यूमेरिकल तरीके से इसको समझाता हूं। लेट अस सपोज इसका वेट बेटा 10 न्यूटन के बराबर है, 10 न्यूटन। लेकिन जब पहले ऑपोजिंग फोर्स तो था ही नहीं, उसके बाद ऑपोजिंग फोर्स आने लगा बेटा 1 न्यूटन का। तब भी अगर आप देखोगे वेट जो है डोमिनेंट है, वेलोसिटी अब भी नीचे की तरफ गेन हो जाएगी। जब वेलोसिटी गेन हो जाएगी बेटा, ऑपोजिंग फोर्स बढ़ने लगेगा, ये बनेगा अब 2 न्यूटन। इस तरीके से जब यहां पे अभी भी देखोगे वेट डोमिनेंट है, अभी भी वेलोसिटी इंक्रीज होने लगेगी, ऑपोजिंग फोर्स का वैल्यू बढ़ने लगेगा। ऐसे ही ऑपोजिंग फोर्स जब बढ़ेगा बढ़ेगा, एक टाइम ऐसा पहुंचेगा कि ऑपोजिंग फोर्स जो है वो बेटा 10 न्यूटन के बराबर पहुंच जाएगा। जैसे ही ऑपोजिंग फोर्स 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे ये वेट के साथ बेटा बैलेंस हो जाएगा। और जैसे ही बेटा ये वेट के साथ बैलेंस हो गया, वेट के साथ बैलेंस होने के बाद अब इसके ऊपर नेट फोर्स क्योंकि जीरो है, अब वेलोसिटी का और इंक्रीज होना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन जो वेलोसिटी इसने गेन की होगी, जो वेलोसिटी ये इंक्रीज कर रहा था, एक टाइम ऐसा पहुंचेगा जब ये वाला फोर्स जो कि वेरिएबल था, ये वेट को यहां पे बराबर बैलेंस करेगा, और उसके बाद और मजीद इंक्रीज वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। यानी उसके बाद ये वायर जो है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे गिरने लगेगी। इस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम बेटा टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शाबाश? टर्मिनल वेलोसिटी। सो व्हाट विल हैपन इन दिस केस, जैसे ही आप इसको छोड़ोगे ये वायर गिरने लगेगी, इट विल इंक्रीज इट्स वेलोसिटी, इंक्रीज वेलोसिटी, इंक्रीज वेलोसिटी। एट सम टाइम इट्स वेलोसिटी विल बिकम will have a large value, and afterwards its velocity will remain constant, and that velocity is called terminal velocity. उसके बाद ये वायर जो है ये कांस्टेंट वेलोसिटी पे ही गिरेगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बेटा? तो उस वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। हमारे न्यूमेरिकल में यही बोला गया था कि आप टर्मिनल वेलोसिटी को निकाल के बताइए, ठीक है। तो बेटा टर्मिनल वेलोसिटी पे निकालने के टाइम पे मैं बोलूंगा पहले when wire achieves शाबाश टर्मिनल वेलोसिटी, तो उस टाइम पे क्या होगा बेटा, उस टाइम पे जो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि इसके बराबर है, क्या है शाबाश, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी डिवाइडेड बाय आर विल बी इक्वल बेटा mg। यानी उस टाइम पे फोर्स mg को बैलेंस करेगा। लेकिन बेटा उस टाइम पे जो वेलोसिटी है वो कोई आम वेलोसिटी नहीं है, वो वेलोसिटी बेटा टर्मिनल वेलोसिटी बन चुकी होगी, इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं। तो जैसे ये वायर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगी, उस टाइम का फोर्स बी स्क्वायर एल स्क्वायर वीटी होगा, वेयर वीटी इज द टर्मिनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू mg। तो अगर मुझे बेटा इस टर्मिनल वेलोसिटी को निकालना होगा, अगर मुझे यहां पे इस टर्मिनल वेलोसिटी को निकालना होगा, इसका मतलब यह है दैट टर्मिनल वेलोसिटी विल बी इक्वल टू mg और डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर
and L square. This is the terminal velocity with which the rod, with which the wire will move down. पहले इसकी velocity increase होती जाएगी और उसके बाद एक टाइम पे इसकी velocity जो है वो बेटा constant हो जाएगी, called as terminal velocity. ठीक है बेटा? मैं आपको एक और चीज दिखाऊंगा बेटा, ये तो देखो बेटा, जब मैंने इस वायर को छोड़ दिया वेलोसिटी इंक्रीज उसके बाद कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट ये बनी। लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने से पहले इसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। आई रिपीट, टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करने से पहले इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एंड द लास्ट वेलोसिटी इज देन द टर्मिनल वेलोसिटी। तो बेटा जेई एडवांस्ड के लिए मैं यहां पे बोल रहा हूं, ड्यूरिंग द टाइम इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है, वेलोसिटी इज गिवन एज mgr divided by b square L square 1 minus e raised to power minus b square L square t divided by mr. This is the expression which gives you the velocity as a function of time जब ये रॉड यहां पे गिरने लगेगी। ठीक है, एट टाइम t इक्वल टू 0 ये सारी एक्सप्रेशन खत्म हो जाएगी, ये 0 बनेगा। एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, सो 1 minus 1 is 0, velocity is 0. But as the time increases ये टर्म यहां पे कम होती जाएगी, नेगेटिव बन जाएगी, so this whole term will try to decrease now. At last जब ये टर्म यहां पे 0 बनेगी बेटा, पूरी टर्म 0 बनेगी, 1 minus 0, ठीक है, which will happen at infinite time, so 1 minus 0 is 1, तो उस टाइम पे वेलोसिटी होगी mgr divided by b square L square, वो हमें ऑलरेडी मिला हुआ है, that is what we call as terminal velocity बेटा। तो याद रहे, अगर आपको टर्मिनल वेलोसिटी निकालना होता है, टर्मिनल वेलोसिटी निकालने के लिए ध्यान से देखना बेटा, हमारे इस क्वेश्चन में नेट पुलिंग फोर्स, नीचे की तरफ जो नेट फोर्स था वो mg था, और ये mg का फैक्टर बेटा यहां पे आता है। सो नेट पुलिंग फोर्स, रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट b स्क्वायर L स्क्वायर, नेट पुलिंग फोर्स रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट b स्क्वायर L स्क्वायर, ठीक है, ये आपको टर्मिनल वेलोसिटी देता है। यहां पे भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट पुलिंग फोर्स। मैं क्यों बोल रहा हूं नेट पुलिंग फोर्स, क्योंकि और भी न्यूमेरिकल्स है, अब मैं हर किसी न्यूमेरिकल में ये सारा नहीं, हम शॉर्टकट से उसको याद रखेंगे, नेट पुलिंग फोर्स बेटा, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया कि ड्यूरिंग ये अपनी वेलोसिटी गेन कर रहा होता, ये उसकी एक्सप्रेशन है। अब मैं आपको यहां पे न्यूमेरिकल एक बताऊंगा जो कि इस जैसा ही है क्वेश्चन। न्यूमेरिकल ऐसा है कि मेरे पास यहां पे एक फ्रेम है बेटा, और इस फ्रेम के ऊपर एक कनेक्टर रखा गया है लाइक दिस, और इस कनेक्टर को हम एक रोप के साथ बांध के एक पुल्ली के ऊपर चला के यहां पे लटका देते हैं मास m1 से। इस रॉड का मास जो है वो m के बराबर है। याद रहे हमारी जो एक्सप्रेशन है उसमें जो m फैक्टर आता है वो उसी कंडक्टिंग रॉड का मास है जो कि नीचे गिर रही थी, ठीक है। सो m मास इसका है, लेकिन यहां पे इसको ऐसे टेबल पे रख के यहां पे इसको लटका दिया गया है। आपको पता है ग्रेविटी की वजह से ये मास नीचे की तरफ जाएगा, तो ये रॉड चलने लगेगी। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड रखा हुआ है, ये रॉड चलने लगेगी, बराबर वैसा ही मैकेनिज्म होगा जो इससे पहले हुआ, ठीक है। पहले जब यहां पे ये नीचे की तरफ इसके ऊपर वेट है तो टेंशन आएगा, तो टेंशन इसको खींचने लगेगा, कांस्टेंट फोर्स है, खींचने लगेगा।
तो यहां पे ऑपोजिंग फोर्स आएगा, पहले पहले ऑपोजिंग फोर्स कमजोर होगा, फिर ऑपोजिंग फोर्स जो है वो स्ट्रांग होता जाएगा। एक टाइम पे ये जो रॉड है यहां पे जब ये चल रहा था इस डायरेक्शन में, तो पहले इसकी वेलोसिटी इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज, एक टाइम पे इसकी वेलोसिटी जो है वो मैक्सिमम पहुंच के कांस्टेंट रहेगी, जिस वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनल वेलोसिटी। अब इस न्यूमेरिकल में टर्मिनल वेलोसिटी किसके बराबर होगी, ठीक है, तो वो निकालने के लिए हम निकालेंगे नहीं, हम वही एक्सप्रेशन याद, क्योंकि प्रॉब्लम बराबर वैसा ही है, तो इसका जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा बराबर नेट पुलिंग फोर्स, पुलिंग फोर्स यहां पे बेटा m1 है, m1g नॉट m, पुल इसकी वजह से हो रहा है, नेट पुलिंग फोर्स m1g, उसके बाद r डिवाइडेड बाय b स्क्वायर l स्क्वायर। अगर आप बेटा इसके साथ कंपेयर करेंगे mg बाय r, वहां पे रॉड का खुद का वजन था जो उसको पुल कर रहा था नीचे की ओर, ठीक है, लेकिन यहां पे नेट पुलिंग फोर्स m1g है, तो m1g r डिवाइड बाय b स्क्वायर l स्क्वायर। अब आंसर तो यहां पे आ गया आपके सामने। अब अगर हम देखेंगे कि जब तक ये अपनी वेलोसिटी गेन कर रहा होता उसके बाद कांस्टेंट होता है, यानी टर्मिनल वेलोसिटी तक ये अपनी वेलोसिटी गेन करता है, तो अगर हमें वही देखना है कि टर्मिनल वेलोसिटी गेन करने तक इसकी वेलोसिटी क्या होती है बेटा, एडवांस के लिए याद रखिएगा, इसकी वेलोसिटी जो है दैट विल बी इक्वल टू m1g r डिवाइडेड बाय b स्क्वायर l स्क्वायर। हम इसको कर सकते हैं, लेंथी प्रोसेस, इंटीग्रेशन करना है, कुछ और नहीं करना है, ठीक है, तो यहां पे आएगा बेटा 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय, अब अगर आप ऊपर वाली एक्सप्रेशन देखेंगे बेटा, इट वॉज एम आर, एम वॉज मास ऑफ द रॉड, ठीक है, यहां पे फर्क इतना है कि यहां पे आपको मास ऑफ रॉड और ब्लॉक का जो मास है m1, ये दोनों लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाय r। मैं इसको क्लियर लिखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इतना याद रख लेना, ये m प्लस m1 इसलिए आता है क्योंकि जब हम इसकी इक्वेशंस, डायनेमिकल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वहां पे रॉड का मास और ब्लॉक का मास दोनों आ जाते हैं, तो यहां पे आएगा, लेकिन टर्मिनल वेलोसिटी का जो जिम्मेदार होता है वो नेट पुलिंग फोर्स होता है, यहां पे दोनों का मास नहीं लिखना होता है, यहां पे एक ही का मास जो इसको पुल कर रहा है, और यहां पे लेकिन बेटा दोनों का मास लिखना जरूरी है। तो ये वो एक्सप्रेशन है बेटा जो आपको बताती है कि ये अपनी वेलोसिटी किस तरीके से गेन करता है फ्रॉम जीरो वैल्यू टू ए मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपको बताती है बेटा, एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। तो अगर बेटा आपको ये समझ आ गया, अच्छे से समझ आ गया, विल मूव ऑन टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। बेटा ये प्रॉब्लम्स फेस करना जरूरी है, आपका बैच जो है मिक्स्ड है, जेई भी है, नीट भी है, दोनों का ख्याल रखना है, तो ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करना बहुत जरूरी है बेटा, ठीक है। तो देखिए बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, चलिए आपके लिए सवाल छोड़ देता हूं। सवाल यह है कि यहां पे एक कंडक्टिंग रॉड है, ये कंडक्टिंग रॉड बेटा नीचे गिर रही है, ठीक है, यहां पे कैपेसिटर है, तो जाहिर सी बात है जब कंडक्टिंग रॉड नीचे जाएगी करंट चलेगी, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। आपको यह कहना है कि इसकी जो एक्सेलरेशन होगी, इस कंडक्टर की एक्सेलरेशन, क्या वो कांस्टेंट रहेगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कैन नॉट से। सो वट एवर जो भी आपके जहन में होगा, ठीक है, आप इसको मेरे साथ डिस्कस कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत अच्छी प्रॉब्लम है, ठीक है। मे बी नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पहले इसी प्रॉब्लम को दिखाता हूं, ठीक है। तो आज मैंने आपको दिखाया कि अगर हम एक कंडक्टिंग रॉड को खाली वेलोसिटी देते हैं, उसके बाद क्या होता है, उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो जाती है, कितनी कम होती है वो भी दिखाया, कुछ शॉर्ट शॉर्ट न्यूमेरिकल्स आए कि कब वेलोसिटी हाफ होगी, क्या होगा वो भी दिखाया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हम एक कंडक्टिंग रॉड को वर्टिकल प्लेन में रखते हैं जिसको वेट खींचेगा, सो व्हाट विल हैपन, सो इट विल
velocity will increase first and then it will become maximum and then it will move with a constant velocity called terminal velocity. और उसके रिलेटेड मैंने आपको न्यूमेरिकल दिखाया कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है टेबल के ऊपर। ये तो मैंने आपको ये दिखा दिया। शॉर्टकट याद रखने के लिए टर्मिनल वेलोसिटी दैट इज इक्वल बेटा पुलिंग फोर्स R by B square L square। ठीक है, इतना काफी है बेटा, आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, इसको समझ लीजिए बेटा। आगे चलेंगे और न्यूमेरिकल्स और प्रॉब्लम्स करेंगे, जितना हो सकेगा कोई भी कोना नहीं छोड़ेंगे, हर कोई प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, हर कोई सिचुएशन बेटा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तो अल्लाह के हवाले।